वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का पेपर देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पेपर दो ऐसे मेन सब्जेक्ट है। अगर हम आर्ट्स वाले बच्चों की बात करें तो वो आपके मेन रह गए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का पेपर, जिसे आप इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ये आपका पूरा बोर्ड का पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी टाइमिंग बताई हुई है, 3 घंटे होते हैं आपको पेपर करने के लिए। साथ ही 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। कुछ इस तरह से ये आपका पैटर्न रहता है पेपर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीबीएसई के पैटर्न से हमने पेपर बनाया है, जिसके अंदर आपका कुछ इस तरह से सीरीज रहता है। सेट आपका 1 है, ठीक है। मैं आपको कुछ पेपर दूंगा जिसमें सभी तरह के जो सेट है वो मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पे जो बताया जाता है कि परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखे, ठीक है। आपका कोड नंबर लिखा रहता है। आपका जो पैटर्न है, एक तरह से पेपर में कितने क्वेश्चन है, जैसे आपको जांच लेना है कि टोटल आपके क्वेश्चन है वो 34 है कि नहीं है। साथ में एक मानचित्र लिख के लिए भी कहा गया है। ऐसी दूसरा पॉइंट देखिए तो आपके दाहिने हाथ की ओर जो है दिए गए कोड नंबर को क्या है, छात्र जो है अपनी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखने को कहा गया है। आगे आप देख सकते हैं, कृपया जांच लेना है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल जो क्वेश्चन है वो 30 प्रश्न है कि नहीं है। यहाँ पे बोला गया है, कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले आपको जो है उत्तर पुस्तिका में प्रवेश प्रश्न का जो क्रमांक जो है वो अवश्य लिखने को बोला गया है। तो कुछ इस तरह से पैटर्न रहता है आपके पेपर का। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में नोट लिखा गया है, जो कि आप जरूर इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं अब पेपर की तरफ। जो आपका पेपर दिया गया है, पेपर को देख लेते हैं हम, किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका पैटर्न रहता है। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं हम। सामान्य निर्देश आपका कुछ इस तरह से बताया गया यहाँ पे कि सभी क्वेश्चंस अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 12 तक जो आपके क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 12 तक। यहीं आगे बात करें हम 13 से 18 तक के क्वेश्चन की, तो ये सभी 2-2 अंक के होंगे और इनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक नहीं देना है, ये बोला गया है। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 19 टू 23 यानी 19 से 23 तक जो आपका क्वेश्चन है, ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के आंसर आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 की, तो ये होगा पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन। एंड आपका जो है लास्ट रहता है सेक्शन 27 टू 30 जो क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी 6-6 नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 170 शब्दों से अधिक नहीं देना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पेपर का जो पैटर्न है यहाँ पे बताया गया है। आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 टू 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 13 टू 18 आर 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 टू 23 आर 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 एंड 26 आर पैसेज, कार्टून एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 27 टू 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न यहाँ पे बताया गया है। हम यहाँ से पर आते हैं और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, जो पैटर्न में आपका बताया गया है 1 से लेकर जो 12 तक के क्वेश्चंस होंगे, ये सभी आपके एमसीक्यू होंगे क्वेश्चंस और सभी 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। अब सार्क के बारे में, सार्क क्या है, SARR, ठीक है, डबल आर सी, ये आपकी जो है सार्क की है, साउथ एशियन, ये डबल ए है, ठीक है। सार्क यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका है। हिंदी मीडियम में इसे सार्क कुछ इस तरह बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। सार्क क्या है, सार्क अगर हम देखें तो हम भारत का जब मैप देखते हैं तो वहां पे आप देखेंगे भारत के जो आसपास के देश है, उन्होंने गुट मिलाकर जो है एक संगठन बनाया जिसको सार्क कहा जाता है। भारत का अगर हम मानचित्र देखें जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, उसके अंदर मैं आपको मैप में कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। भारत इसके अंदर आ जाता है। मालदीव आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे मालदीव है जो कि मैप में आ नहीं पाया है। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी क्या है, सार्क के सदस्य देश है, ठीक है। ये सभी सार्क के सदस्य देश है। सार्क एक संगठन है जिसमें ये सभी देश शामिल है। यहाँ पे बोला गया है सार्क में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है, यानी सदस्य देश कौन सा नहीं है।
तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है, म्यांमार नहीं है। म्यांमार आप देखेंगे मैप में कुछ इस तरह से यहाँ पर है और म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन जो घ है वो सही हो जाएगा। सार्क के सदस्य देशों में जो है म्यांमार नहीं आता है। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों कथनों के कौन सा असत्य है। ठीक है, कथनों में कौन सा जो कथन है वो असत्य बोला गया आपसे। तो यहाँ पे हम देखिए बात किसकी हो रही है, आसियान की। आसियान क्या है, एक संगठन है, ये भी आसियान, अभी हमने सार्क पढ़ा, आसियान भी एक संगठन है। इसके अंदर जो है यहाँ पे बोला गया आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आसियान में कहा गया एंड जो है 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो ये आपका ऐसे ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1994 में जो है आसियान की जो क्षेत्रीय मंच है, आसियान में क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई। तो यहाँ पे असत्य है बोला गया है। आसियान की बात करें हम, आसियान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से आप मैप देखेंगे। इसके अंदर जो 10 देश आते हैं उसमें सबसे पहले देखिए म्यांमार आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, लाओस आ जाता है, कंबोडिया, वियतनाम, ये कितने हो गए टोटल 5 देश हो गए। एंड आपका जो है मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, 2 और हो गए ये, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे आप देख रहे हो तो 5 मिला के अगर आप देखेंगे टोटल 10 देश जो है आसियान में शामिल है। और ये आपके 10 देश है कुछ इस तरह से। तो आपसे पूछा जा सकता है मैप में भी, और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। गलत क्या है, जो क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी आसियान की वो हुई थी 1994 में, 1994 में। इंग्लिश मीडियम में भी वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जो है फॉल्स, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी आप देख सकते हैं। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो डी है, आसियान रीजनल फॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 में बोला गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 1994 जो है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है मिलान करने के लिए, आपके सामने दिया हुआ है मिलान, आपको मिलान करना है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी वो है जब किसी वर्ल्ड में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति आपदा हो गई, कोई चीज आ गई, जैसे अभी हमने देखा क्या है टर्की में जो है भूकंप आया जिसकी वजह से बहुत लोगों के नुकसान हुए। तो उस समय क्या है, सहायता करना, युद्ध की स्थिति हो गई, उस समय जो है लोगों की सहायता करना, साथ ही आपदा भी आ गई हो तो उसमें भी क्या है, लोगों की सहायता करना। तो ये आपका ऑप्शन जो बी है इसमें हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, मानव जो अधिकार होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया एक ये भी संघ आप कह सकते हैं इसे। आपका तीसरा बोला गया विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन क्या है, विश्व व्यापार नियम के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वर्ल्ड में जो व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड में किस तरह से होगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, ये सारी चीजें ये देखते हैं। ऑप्शन जो घ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको बोलते हैं आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, आर्थिक उन्नति व ऋण देना। जैसे पाकिस्तान आजकल इसी के चक्कर लगा रहा है, तो आईएमएफ के जो है वो चक्कर लगा रहा है, आपको पता भी होगा लोन के लिए $1 बिलियन का। तो आईएमएफ क्या है, आर्थिक उन्नति और ऋण देता है। तो ये इसमें अगर हम देखें राइट आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा, पहले का बी। ठीक है, हमारा पहले का बी यही सही है, और ऑप्शन जो का है वो सही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि और सभी में का नहीं है तो ये तीनों वैसे ही गलत हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच करने के लिए बोला गया। रेड क्रॉस सोसाइटी को आप जो है इससे मैच करेंगे, वॉर एंड डिजास्टर के समय जो होता है ये आप डाल देंगे यहाँ पे बी, सी एंड डी। यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम में मिलान कर ही दिया है, आप यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर ले, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया ए का बी है, ठीक है, बी का यहाँ पे जो है डी बोला गया है। यहाँ पे गलती ये हुई है कि यहाँ पे ए की जैसे मैंने जो है यूज कर ली है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। राइट आंसर आप यहाँ पे जरूर देख लें। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आतंकवाद क्या है, एक ऐसी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। आतंकवाद को क्या है, एक कैसी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। तो आतंकवाद के बारे में आप जानते होंगे, यूएनओ जहां पे हमारा जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे दुनिया भर के देश इसके अंदर शामिल है, तो उसके अंदर 193 से भी ज्यादा शायद प्लस कंट्री यहाँ पे शामिल है। ठीक है, या 193 तो है ही।
तो इसके अंदर क्या है, हमेशा हम उठाते रहे, अगर आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो वहां पे आतंकवाद के ऊपर कुछ ना कुछ बोल के आते हैं। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसको किसके रूप में देखा देखा जा सकता है, एक देश की समस्या के रूप में, दो देशों की समस्या के रूप में, एशिया महाद्वीप की समस्या, वैश्विक समस्या। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन जो घ है, वैश्विक समस्या के रूप में, क्योंकि धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान जैसे देश में, अफगानिस्तान हो गया, वहीं पे जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे आतंकवाद क्या है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, पुराने समय से ही चालू हुआ। पहले के समय होता क्या था कि अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड में क्या है, जो पश्चिमी देश होते थे, ठीक है, जैसे ये हो गए यहाँ पे अमेरिका सब, ये सब इनको लगता था आतंकवाद जैसी चीज नहीं है कोई भी। जब इनके ऊपर फटा, जब इन्हें पता चला कि भाई आतंकवादी जो है कुछ है और इनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको याद होगा जहाँ पे अमेरिका के जो है शहरों पर जाकर जो है बम गिराए गए। तो जब से इसे अकल आई कि आतंकवाद के ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेने चाहिए, ये एक वैश्विक समस्या के रूप में देखा जाने लगा। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ कैन टेररिज्म बी सीन एज अ प्रॉब्लम, तो ग्लोबल प्रॉब्लम, ऑप्शन जो डी निकल कर आ जाएगा वो आपका राइट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है आपके अभिकथन और कारण से रिलेटेड है आपके, ठीक है, जो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट एंड जो आपका रीजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। आपके विकल्प जो है यहाँ पे पहले ही दे दिए गए हैं विकल्प आपके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से विकल्प है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला गया, अभिकथन है आपका, अभिकथन हम पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है, ये बात सही है। आप बोलेंगे कैसे, 5 तो इसके स्थायी सदस्य है, ठीक है, 5 स्थायी सदस्य वो जिनको वीटो प्राप्त है और 10 अस्थायी सदस्य भी है, तो टोटल मिला के ये हो गए 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो प्राप्त है, नहीं, सिर्फ 5 को ही प्राप्त है। तो राइट आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा ऑप्शन जो आपका, ऑप्शन अगर हम देखें ए सही है और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत है, इसमें आपको ढूंढ लेना है कहां पर है ये। यहाँ पे ए सच है लेकिन आर झूठा है, ऑप्शन ग देखेंगे, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 5वां है इसका। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट, अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर आर टोटल 15 मेंबर कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे सही है ये, लेकिन क्या है, ऑल द मेंबर हैव वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पे राइट आंसर ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है अगर हम देखें यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, हमारा रीजन गलत है, तो ये भी आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से वही हो जाएगा। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोला गया है भारत ने 98 में यानी 1998 में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया। पहले हमने जो किया था, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, उस समय हमने जो है अपना पहला जो है 1974 में जो है हमने परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण। हमने दूसरी बार कब किया, जब अटल वाजपेयी की सरकार थी, 1998 के अंदर हमने जो है इसे पूरा किया दूसरा परीक्षण। और यहाँ पे जैसे बोला गया ये हमारा सही है। भारत ने 98 में बताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्य के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है, तो ये सही है, ऑप्शन हमारा जो है यानी अभिकथन और कारण सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन देख लेना है, यहाँ पे दोनों ही सही है और रीजन क्या बता कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो छठा जो क्वेश्चन है वो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया कंडक्टेड इज इट्स जो है सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन जो है 1998 में, एंड यहाँ पे बोला गया है इंडिया स्टेटेड in 1998 that is the capability to जो है harness nuclear power for military purpose, ये आपका हो गया ऑप्शन जो है राइट आंसर ए निकल के ही आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपका, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए इससे आप सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है, ये दो ऐसे बड़े गुट थे। आपने आपका शीत युद्ध तो नहीं आ रहा है भले ही, लेकिन आप इससे पीछे नहीं रह सकते, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये क्या था, अमेरिका, यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेरिका, और ये था सोवियत संघ जो कि आज के समय रूस है। ये पहले का क्या था, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो था इनके बीच लड़ाई किस किस बातों की थी, विचारधाराओं की भी तो लड़ाई थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका
उसमें बाती विचारधारा की एक तरह से हो रही है। तो यहाँ पे ये मानते थे जो अमेरिका वाले थे, ये अमेरिका है आपका, और इनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा में थोड़ा डिफरेंट था। ये थे पूंजीवादी, ठीक है? और जो है आपका जो सोवियत संघ है, ये थे साम्यवादी के। साम्यवादी और पूंजीवादी में अंतर क्या होता है? तो ये क्या है, ज्यादातर जो निजी संपत्ति है उसके ऊपर फोकस करते हैं, प्राइवेट प्राइवेट कंपनियां जैसे प्राइवेट चीजों पे यकीन करती है ज्यादातर, ठीक है? गवर्नमेंट जो है इनके बीच जो है हस्तक्षेप ना करे। लेकिन ये कहते हैं कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ऊपर ही, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्णय किया जाएगा, यानी सरकार का हस्तक्षेप हर जगह रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं जो थे, निर्माण करने वाले, उन्होंने क्या है, किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है? समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण, विरोधी दल का अस्तित्व नहीं, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका, निजी संपत्ति की समाप्ति, ठीक है? यानी प्राइवेटाइजेशन, जो आपका जो प्राइवेट कंपनियां करना, ये चीजें जो है वहां पे नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो क है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में अगर आप पढ़े इसे, द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम डिड नॉट गिवन इंपोर्टेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने जो है एबोलिटेशन, ठीक है, मतलब उन्होंने दिया नहीं आज्ञा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है एक भाषण दिया गया था। उस भाषण में इन्होंने जो है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण जो है दिया था, ठीक है? कब दिया था? जब हमारा जो है 1947 में, अब बात करें हम तारीख की, तो ये थी हमारी 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को उन्होंने भाषण दिया। राइट आंसर आपका जो है पूछा गया कब दिया, तो ये हो जाएगा 14 से 15 अगस्त की जो है 1947 में, उसकी मध्य रात्रि को इन्होंने ये भाषण दिया। ये आपका डेट पूछा गया यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, व्हेन वाज द पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू स्पीच द लॉन्ग अवेटेड मीटिंग विद भाग्य वधु डिलीवर्ड, ठीक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। नीति आयोग के बारे में बोला गया है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग है क्या? पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग से फिर ये क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। नीति आयोग कब हुआ? ये जब प्रधानमंत्री जो है इन्होंने सबसे पहले इसकी बात रखी थी अपने भाषण में 2014 में, जब 15 अगस्त 2014 में इन्होंने जो है अब इस बात को रखा और इसमें कहा गया योजना आयोग को बदल दिया जाएगा नीति आयोग में। फिर जो है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को हो जाता है ये 2015 में ये हो जाता है नीति आयोग। फिर इसके बाद जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है। इसका नाम अभी भी नीति आयोग ही है। प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। बोला गया है कि इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी के समय वर्तमान में? राइट आंसर निकल कर आ जाएगा श्री सुमन बेरी है अभी के समय। सबसे पहले जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है? सब अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहले की बात करें, तो ये हो जाएंगे राइट आंसर। एंड आपका जो अभी वर्तमान की बात करें हम, ये वर्तमान में जो है वो है श्री सुमन बेरी, ठीक है? ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे आते हैं, अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें इसको, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सुमन बेरी, ऑप्शन सी। एंड फर्स्ट जो है आपके अरविंद जो है पनगड़िया, ठीक है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? ठीक है, भारत में क्या था? भारत में आप सभी को पता है कि अभी क्या है, और ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होना आपके लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे सामने वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां थी, उसमें हमें जो है ऐसी चीजें चुननी थी जो देश हित में हो, साथ ही साथ जो है लोग जो है इससे क्योंकि हमने अभी अभी स्वतंत्रता पाई है, इसमें ज्यादा और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो हमने ऐसी शासन व्यवस्था चुनी जिसके अंदर जो है लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, पूरा हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमने अपनाई, आपको भी पता होगा। ये ऑप्शन ऑप्शन ग है, ये सही हो जाएगा और ये इजी क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसे देखेंगे, हमने कौन सा अडॉप्ट किया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन सी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ऑप्शन जो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम। 1989 में केंद्र में
गठबंधन सरकार के प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी क्या कारक थे? कारक थे, आपको बताना है 1989 का जो है 1989 में क्या होता है, कोई भी सरकार क्या है बहुमत से नहीं बन पाती है, ठीक है? बहुमत नहीं मिलती है किसी भी सरकार को, तो होता यह है कि गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन की सरकार क्या होती है, जैसे 2 व्यक्ति है, इनको जो वोट मिलने चाहिए थे, अगर आपको पास होना है, मान लीजिए अगर आपको नेता बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, तो आपका बताया गया कि 50 सीट से ऊपर होने चाहिए आपके। अ, ठीक है? तो इसके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30 आ गए इसके और इसके जो है 25 आ गए। तो ये दोनों मिलके क्या कहेंगे, आधे-आधे साल के लिए आधे प्रधानमंत्री तुम बन जाओ आधे टाइम के लिए, आधे टाइम पे तुम बन जाओ। तो यहाँ पे दोनों मिलके वैसे ही इनके 55 सीट हो गए, ठीक है? 30-20 50 5 55 तो 50 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ही गठबंधन कर लिया जाता है। तो गठबंधन की सरकार के लिए प्रादुर्भाव के लिए उत्तरदायी क्या कारक थे? केंद्र में कांग्रेस की केंद्र में मौजूद मजबूत स्थिति होना गलत हो जाएगा। क्योंकि स्थिति मजबूत होती तो बहुमत मिल जाता, गठबंधन नहीं होता। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है? ये बात सही है, ये सही हो जाएगा। कांग्रेस दल में चमत्कारिक जो नेता थे, उसकी कमी थी, ये भी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों की बढ़त जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था क्षेत्रीय दलों का। तो ये तीनों ही सही है, हमें ढूँढना है आपका दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ पर सही है। तो ऑप्शन जो ग है वो आप देखेंगे, इसके अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन ग। इसे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। कौन से फैक्टर थे जो रिस्पांसिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ अ कोलेशन गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1899, ठीक है? 1989 सॉरी 1989 में। तो राइट आंसर जैसा कि मैंने बताया, नो पार्टी गेटिंग मेजोरिटी, ठीक है? किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी से वोट नहीं पाया। यहाँ पे आप ये दूसरा, तीसरा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां है, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया था? तो 19 हमारा जो है 25 जून को जो है आपातकाल लगा, आप सभी को पता होगा। 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लगा, लेकिन ये किस आधार पे था? इंदिरा गांधी ने क्या कहकर लगाया कि क्या हो गया देश में? तो संवैधानिक गड़बड़ी की आशंका में, बाहरी गड़बड़ी की आशंका में, अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में इन्होंने आपातकाल लगाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो ग है वो सही हो जाएगा, ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ऑन व्हाट बेसिस डिड इंदिरा गांधी इम्पोज नेशनल इमरजेंसी? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, इंटरनल जो भी डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, डिस्टरबेंस, ये आपके रीजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने जो क्वेश्चन देखे, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो 1 नंबर के आते हैं आपके एमसीक्यू में, जिसमें आपको एक चुनना होता है राइट आंसर, ठीक है? ये सभी बच्चों को पता ही है। आगे चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के में जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे 13 से लेकर 18 तक, ये 6 क्वेश्चन है और ये आपके सभी 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे आए हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया 13वां कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया तथा पुनर्गठन को सुधारने के लिए किन्हीं 2 चिंताओं को उल्लेख करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, इसके बारे में बोला गया है कि इनको सुधारने के लिए जो है 2 चिंताएं क्या-क्या है आपको बतानी है। सुधार के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या-क्या सुधार हो सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, आजकल आप देखते होंगे भारत के बारे में कई बार नाम आ रहा है कि भारत को क्या है स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनओ में, ठीक है? क्यों मिलनी चाहिए? भारत के पास दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। भारत में देखेंगे जनसंख्या बहुत है, तो कुछ एक लेवल दे रखा है कि आप स्थायी सदस्य कैसे बन सकते हैं, ठीक है? यूएनओ के। भारत सभी पे खड़ा उतरता है और अ, देखिए अगर आप पूरा भी कर लेना, लेकिन इसमें एक चीज़ ड डाल रखी है इन्होंने यूएनओ में कि जो 5 सदस्य देश है, जो स्थायी सदस्य, अगर उनकी मर्ज़ी होगी तभी। तो 4 तो हाँ कर देते हैं, लेकिन 5वां जो चीन है, उसकी वजह से जो है वीटो लग जाता है, जिसकी वजह से भारत नहीं बन पाता है। तो अगर हम देखें तो ये बना कब था? आप सभी को पता होगा, ये जो बना था दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था 1945 में, ठीक है? 24 अक्टूबर को। अभी तक देखें हम, इसमें कोई रिफॉर्म ही नहीं हुए, यानी बदलाव नहीं हुए। तो क्या है, बदलाव होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट से आप बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, क्या-क्या सुधार चीज होनी चाहिए। हमें अगर हम देखें सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वहाँ अगर हम देखें सुरक्षा परिषद में, तो पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देश कौन-कौन से आते हैं? ये आपके आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है? ये जो देश है पश्चिमी देश, इनका बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या है, यूएनओ के ऊपर छाप दिखाई देता है और जो है अपना जो है दबदबा बना रखा है यूएनओ में।
तो इनको क्या है कि ये नहीं होना चाहिए और स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, यानी यूएनओ में रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन एनी टू कंसर्न टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड जो है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम में लिख देंगे। ये आपका 3 पॉइंट मैंने बता रखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के बारे में बोला गया है, उसके 2 नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करना है। तो शॉक थेरेपी है, आप सभी को पता होगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या है, शीत युद्ध चला था, जो कि आपका पहला चैप्टर था वो कट गया है। लेकिन फिर भी मैंने आपको जैसा बताया कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर की बात करें, दो ध्रुवता का अंत, ये अगर देखें हम तो पहले से लिंक करता है और बहुत चीजें आपको पहले ही जाननी होगी। जैसा शीत युद्ध कब से कब तक चला, आपका जो है हाँ, अगर हम देखें 1945 से, ठीक है, 1945 से 1990 जो है 1 तक, इतने तक आपका शीत युद्ध चला। शीत युद्ध में कौन थे? शीत युद्ध क्या था आप सभी को पता है, अमेरिका और रूस थे, ठीक है, इनके बीच चल रहा था शीत युद्ध। रूस, अमेरिका और रूस, जो कि आज के समय का रूस है, पहले क्या था, ये सोवियत संघ था, ठीक है, आप सोवियत संघ मान के चले। तो इनके बीच चल रहा था, क्या हुआ, सोवियत संघ का जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों में बंटकर अलग हो जाता है जब इसका विघटन हो जाता है। तो इसके बाद जो है जो पश्चिमी आप देख ले, जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनके द्वारा जो है इनको कुछ शर्तें रखकर इनकी मदद की जाती है। लेकिन क्या है, अ, इसे ही कहते हैं ना कि शॉक थेरेपी, जिसको हम उपचार करके, ठीक है, पहले तो हम उसको सही से धो धा दे, फिर उसके बाद उपचार करें, ठीक है। तो ये चीजें क्या कहलाई, शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी के प्रभाव क्या क्या पड़े, तो हमने जो भी रसिया ने उसने लिए, जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रभाव है, 1991 में अपने जो है उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई और जनता को क्या जो है, जो आनंद लोक तक मतलब जनता जो चाहती थी, जनता को जो लगता था कि होगा, वो हुआ नहीं। और क्या हुआ देश में, देश की जो अर्थव्यवस्था की थी वो बहुत ज्यादा तहस-नहस हो गई। आप गराज सेल के नाम से एक चीज जानते होंगे कि यहाँ पर क्या है, बहुत सस्ते-सस्ते रेटों में जो है, यानी सामान की जो कीमत थी वो गिर गई, ठीक है। एक ये आप डाल सकते हैं, रूसी मुद्रा रूबल में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, तो यहाँ पर ये चीजें आप डाल सकते हैं। शॉक थेरेपी के नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े रसिया पर, तो एक तो आप डाल सकते हैं कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस-नहस हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाने लग गया, ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई, ये चीजें हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या थे शॉक थेरेपी के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे या क्या क्या इफेक्ट थे, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? विश्व की साझी संपदा मतलब होता है कि सभी का, ठीक है, विश्व की साझी मतलब पूरे वर्ल्ड का, जिसमें किसी देश का नहीं होता वो। साझी संपदा उन संसाधन को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, या पूरे वर्ल्ड का अधिकार होता है, ठीक है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, पूरे विश्व का अधिकार होता है। जैसे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कई चीजें जो है सभी के हैं। जैसे हम जो है आसमान की तरफ देखते हैं, तो उसमें कोई बंटवारा नहीं हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, यानी वो साझी संपदा में आता है। आपने अंटार्कटिक देखा होगा, ठीक है, इसमें वायुमंडल आप देख ले, अंटार्कटिका देख ले, समुद्री सतह देख ले, और बाहरी अंतरिक्ष भी जो है इसमें शामिल है, जो क्या है, साझी संपदा के अंदर आते हैं, जो कि किसी एक के नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। आगे हम देख ले, इसी को इंग्लिश मीडियम में कॉमनवेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, आपको अंडरस्टैंड क्या अंडरस्टैंड है, आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमनवेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो राइट आंसर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर रियासत का विलय के भारत में विलय का वर्णन करना है। तो देखिए भारत में आप सभी जानते होंगे कि एक हमने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसा नाम का जो हमने एक तैयार किया था, जिस जो कोई देश जो है शामिल होना चाहता था उसको इस पे अपने सिग्नेचर करने होते थे, ठीक है। तो ये बनाया गया था। और मणिपुर जो था, अगर हम बात करें तो मणिपुर के बारे में, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोध चंद्र जो थे सिंह, वह भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए कि क्या, कि आंतरिक स्वायत्तता इनकी बनी रहे। लेकिन क्या बाद में आगे चलकर 1948 में इनको चुनाव करवाना ही पड़ता है और निर्वाचन होता है, और उसके फलस्वरूप जो है संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पे कायम हो जाता है। मणिपुर भारत का भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जो है
जून 1948 में चुनाव हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली बार आप मणिपुर में चुनाव हुआ, वो भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर जून 1948 में। तो इस तरह से हमने जो है मणिपुर को मिलाया अपने में। बाकी आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर विद इंडिया। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स लिखे हुए सभी 2-2 नंबर के। मैंने कोशिश किया है कि आपको 2-3 पॉइंट जरूर दे दूं। हम आते हैं नीति आयोग के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग की भूमिका का वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति आयोग क्या था, पहले योजना आयोग था। मोदी के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है, इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। कब बदला गया? 1 जनवरी 2015 को ये बदला गया है। क्या ये नीति आयोग? नीति आयोग क्या है कि थिंक टैंक है, यानी आप समझ लें कि हमारी जो नीतियां बन रही है उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थिंक करती है, सोचती है। इनके अंदर जो है, एक तो अगर हम देखें तो नीति आयोग अपने आप में एक क्या है, आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो इस गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान हो गया, नवाचार को बढ़ाने, सरकार के लिए रणनीतिक नीति दृष्टि प्रदान करने और आकस्मिक मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाएगा। यानी आप थिंक टैंक का मतलब होता है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करूं मैं, आप समझ सकते हैं कि आपने टीवीज़ पे भी बहुत सारे देखे होंगे, जो आकर अपने जो है विचार रखते हैं, ठीक है? एक तो पॉलिटिकल डिबेट होता है, लेकिन एक होता है देश की जो अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, देश को और आगे कैसे ले जाना है, तो क्या-क्या विचार आते हैं, वो थिंक टैंक है, किस तरह से करना है, नीति कैसे बनानी है, ये सभी नीति आयोग के अंदर आते हैं। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, देश को आगे बढ़ाने में। जैसे अभी हम सोचे, अगर अगर देखते हैं, जैसे भारत हो गया, ठीक है? हमारा देश भारत, इसके बगल-बगल आप देखेंगे भारत में, तो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चीन है। तो हमें थिंक टैंक की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से नीतियाँ बनाएँगे, या एक तरह से किस तरह हमें आगे बढ़ना है। इन चीज़ों के लिए हमें थिंक टैंक बैठाना पड़ता है, अगर युद्ध हो जाए उस स्थिति में। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नीति आयोग, यहाँ पे बताया हुआ है, आप यहाँ पे ज़रूर इसे रीड कर लीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां। भारत की स्वतंत्रता के समक्ष यही पूछा गया है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद उसके सामने कौन-कौन सी 2 चुनौतियाँ आई? वैसे तो 3 चुनौतियाँ आई थी। सबसे पहली जो चुनौतियाँ थी, वो थी सभी को क्या है कि एकता के सूत्र में बाँधना, ठीक है? एकता स्थापित करना। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा था जो लोकतंत्र था उसको कायम करना, एंड तीसरा आपका जो था वो था समानता स्थापित करना, ठीक है? तो ये 3 हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी, जो हमारे सामने आई, और इसका जो है भारत ने जो है अच्छे तरीके से जो है इसको फिर धीरे-धीरे जो है इसको इस चुनौतियों से हम लड़े। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक भारत को गढ़ने की थी, जिसमें भारतीय समाज की सारी जो विविधताएँ थी उनके लिए जगह थी। ठीक है? दूसरी चुनौती हमारी लोकतंत्र कायम करने की थी, क्योंकि आप देखेंगे भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है? आज के समय तो वैसे ही बड़ी जनसंख्या हो गई है, पहले कम थी, लेकिन आज के समय जो है भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है? तीसरी चुनौती हमारे सामने जो थी वो थी भेदभाव के जो थी भेदभाव संबंधी जो भी चीज़ें थी हमारे में, उसको हटाना, यानी समानता स्थापित करना। ठीक है? किसी के साथ भी भेदभाव ना करना। यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा जो है अजीब-सा लिख दिया है। ठीक है? तो भेदभाव की मनाही आप एक तरह से कह लें, या समानता को स्थापित करना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये इनकी तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, आप मेंशन एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री एट द टाइम ऑफ द इंडियन जो है इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, ठीक है? तो 2 चैलेंजेस पूछे गए, मैंने आपको 3 लिख दिए, तो टोटल थर्ड है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए। ठीक है? और पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, बहुत ज़्यादा चांस है इन सब के पेपर में आने को। ठीक है? तो आप सभी जो है इन क्वेश्चंस को ज़रूर जो है एक बार देख के ज़रूर जाइए पेपर में। और ये अगर आप देखिए 12th जो है थोड़ा इसके ईज़ी है 11th के मुकाबले, अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, अगर आपने 12th में ये चीज़ें पढ़ी होंगी तो, ठीक है? और सभी आप 11 से पढ़ के ही गए होंगे, तो आपको इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा 12th को पढ़ाने में। मुझे भी इंटरेस्ट आता है 12th को पढ़ाने में, लेकिन आपके जज सर हैं वो आपको पढ़ाते
मैं कभी-कभी कोशिश करता हूँ कि जब वो ना करा पाए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाकर दे दूँ। बाकी ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे भी सोचूँ आपके लिए वीडियोज़ लाना है कि नहीं, ठीक है? ये आपका हो जाएगा पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा और आगे जो और भी पेपर आएँगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, जिससे आप इज़िली सारे जो पेपर्स हैं वो देख पाएँगे। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।